हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका यूपीएससी प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम देखेंगे यूपीएससी से रिलेटेड वीडियोस और सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे जो हमारे जनरल स्टडीज़ में आते हैं, वेदर इट इज़ द GS1, GS2, GS3 एंड GS4। वी विल सी एंड कवर ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ द यूपीएससी, एंड इन दिस जर्नी ऑफ द यूपीएससी यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट फॉर गेटिंग सक्सेस। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पॉलिटी सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे यूपीएससी प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में। तो पॉलिटी सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आता है, उसको समझेंगे हम। फिर उसके बाद हम जंप कर रहे होंगे जैसे जैसे फर्दर एक्ट्स हुए थे, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, चार्टर एक्ट हो गया। तो इन सारे एक्ट्स पे भी हम फर्दर डिस्कस कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने से पहले आपको एक स्टोरी समझनी है, और वो स्टोरी क्या है? वो स्टोरी है इस बेस पे कि सबसे पहले जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में रूल करने के लिए, तो वो आए थे एट द टाइम पीरियड ऑफ द 1600 AD। तो उस टाइम पे जो है क्वीन एलिजाबेथ जो है हमारी, हम कह सकते हैं जिनका जो हमारे यूरोपियंस थे, क्वीन एलिजाबेथ वाज एट द टाइम ऑफ द वायसरॉय। तो वायसरॉय भी हम आगे डिस्कस करेंगे। वायसरॉय क्या होता है, गवर्नर क्या होता है, गवर्नर जनरल क्या होता है। दीज ऑल द टर्म्स वी विल डिस्कस लेटर इन दिस वीडियो। नाउ वी विल सी दैट वी ब्रिटिशर्स वर कम इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रेड। तो ट्रेड करने के पर्पज से ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, और उनका शुरू में इनिशियली मकसद ट्रेड करना ही था। बाद में जो है उन्होंने फिर हम पे रूल करना स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले 1600 AD में ब्रिटिशर्स आए थे। उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ ग्रांट्स लाइसेंस टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इन इंडिया। तो जो सबसे पहले कंपनी इंडिया में आई थी उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। सो here it's mentioned that the Queen Elizabeth grants license to British East India Company to trade in India. तो company which is coming in India for the trade purposes is the East India Company, and these all were the Europeans. We says these were the Europeans. बाद में भी देखेंगे हमने जो इनसे कुछ अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी भी स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क लिया है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस एक्ट्स लिए हैं इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नाउ फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट दैट वी take some parts of the constitution, we referred our constitution, or we say that the introductory statement, statutory body of our constitution we also take from the USA constitutions। तो पहले ब्रिटिशर्स ने राज किया, उससे हमने कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस लिया, फिर जो है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने रेफरेंस लेना चालू कर दिया था। सो एट द टाइम पीरियड ऑफ द 1600 AD, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 ports were established in India at the time of the 1600 AD। सो ये बात किसकी हो रही है? ये बात हो रही है बेसिकली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस को एस्टेब्लिश करने के पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था? तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था सबसे पहले ब्रिटिशर्स का आना, उनका रूल करना। 1600 AD टाइम पीरियड में क्वीन एलिजाबेथ का ट्रेड मोनोपोली लाइसेंस देना, ठीक है। मोनोपोलियंस लाइसेंस के अंदर पोर्ट्स को फॉर्मेशन करना इंडिया के अंदर। उन पोर्ट्स को फॉर्मेशन करने के लिए 4 पोर्ट्स एस्टेब्लिश किए गए थे इंडिया के अंदर, और वो पोर्ट्स थे सूरत, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। सो द फर्स्ट पोर्ट विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया एट द टाइम पीरियड ऑफ द 1619। आफ्टर दैट द सेकंड वन द पोर्ट एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया एंड situated in the state of the Bombay, and at the time period it was established in the 1639. After the Madras port has been established in the 1668. After the last one is the port established in the state of Calcutta was in the 1690s। तो 1600s का ये टाइम पीरियड था जब पोर्ट्स हमारे established होने लगे थे इंडिया के अंदर। एंड द मेन पर्पस, और वी कैन से द मेन पर्पस बिहाइंड फॉर द establishing the ports of the country in India was to spread the trade and commerce between the different two countries among the individuals। so दो कंट्री के बीच में ट्रेड करना, और कुछ हमारा इंडिया से जो हमारे हम कह सकते हैं जो हमारे रिसोर्सेज थे इंडिया के अंदर, आप जानते हैं उस टाइम पीरियड पे हमारे पास काफ़ी
रिच रिसोर्सेज थे इंडिया के अंदर, तो उन रिसोर्सेज को जैसे हम यानी कि हम जो हमारे ब्रिटिशर्स थे जो रूल करने के आए थे इंडिया पे, उनका मेन पर्पस रूल करना था, तो वो क्या करते थे, टी और ओपियम की हमसे जो है कल्टीवेशन करवा रहे होते थे। और उस टाइम पीरियड पे जो है टी और ओपियम को मेन रिसोर्सेज ऐसा वर्क कर रहे थे, उनको यूज करने के लिए और फर्दर ट्रेड पर्पस करने के लिए। ठीक है, तो ये भी हम पढ़ेंगे। ये किस मेंशन, ये हमारा जो मेंशन है कि tea and opium were is mentioning in the acts of the चार्टर एक्ट एंड इट वाज द सेकंड चार्टर एक्ट। ओके, सो ये हमारा सेकंड चार्टर एक्ट में मेंशन है कि टी एंड ओपियम के कल्टीवेशंस को फॉर्मेशन करने के लिए, एक्युमुलेशन करने के लिए जो है हमारे ट्रेड पर्पस को एस्टेब्लिश किया जा रहा था, पोर्ट्स को एस्टेब्लिश किया जा रहा था ट्रेड पर्पस करवाने के लिए। ठीक है, मोनोपोली लाइसेंस क्या होता है, तो मोनोपोली लाइसेंस से हमारा मतलब है कि हम जो है ट्रेड करने की मोनोपोली ग्रांटेड करते हैं। ठीक है, तो क्वीन एलिजाबेथ ने यहाँ पे ट्रेड करने की मोनोपोली ग्रांटेड की गई थी इंडियंस को, जिसके कारण जो है वो हमारी एस्टेब्लिश्ड हो रही थी और फर्दर एक्सपेंड हो रहा था हमारा ट्रेड इंडिया के अंदर। और फर्दर एक्सपेंशन होने की वजह से, ट्रेड को एक्सपेंशन होने की वजह से हमको जो है इंडिया का भी फ़ायदा हो रहा था इसमें इनिशियल डेज में। लेकिन आप आगे चल के देखेंगे जो हमारे मेन प्रिंसिपल थे फॉर द, इफ़ वी सी दैट इन इनिशियल डेज व्हेन द ब्रिटिशर्स वर कम इन इंडिया फॉर द रूलिंग पर्पसेस, दे make the ports, they make the railway tracks, they established or laying the lines of the telecom wires, but it will lead to the destruction of our country of India, as the main purpose was to get for their greediness. ठीक है, so they were engaging to taking the bribes presents from the native Indians, which were their main cause for the coming in the purpose of the रूल कंट्री इन इंडिया। ओके, तो मोनोपोली लाइसेंस से वो ट्रेड का लाइसेंस मिला था। उनका मेन प्रिंसिपल था पहले इनिशियल डेज में इंडिया को जो है ट्रेड पर्पस के लिए फॉर्मेशन करने के लिए। फिर बाद में हम देखेंगे इंडियंस को ऐसा लगने लगा था कि जो है वो ट्रेड करने के पर्पस से जो है यहाँ पे नहीं आए हैं। उनका मेन प्रिंसिपल है इंडिया को जो है डिस्ट्रॉय करना। और वो डिस्ट्रॉय कैसे कर रहे थे, वो जो है प्रेजेंट्स ले रहे थे, ब्राइब्स ले रहे थे इंडिया से, इंडिया के नेटिव्स मेंबर्स से, जो हमारे फॉर्मेशन, जो हमारे इंडिया कंट्री को डिस्ट्रक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रही थी। ठीक है, now in the historical background of the Indian Constitution, some battles however has been taken place, and you all are familiar with the term of the Battle of Buxar and the Battle of Plassey. ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी से आप फेमिलियर हैं। ये हमारी कब हुई थी, इन 1757 द बैटल ऑफ द प्लासी हैज़ बीन टेक्स प्लेस, वाइल इन दी 1764 द बैटल ऑफ बक्सर हैज़ बीन टेक्स प्लेस। ईस्ट इंडिया कंपनी वन ऑल दीज बैटल्स, सो इन बैटल ऑफ बक्सर ईस्ट इंडिया कंपनी वन दिस बैटल। अब आप देखेंगे जब भी हमारी बैटल कभी होती है, यानी हम कहते हैं दूसरी कंट्री से फाइट या लड़ाई हो रही होती है, तो वहाँ पे हमको कुछ राइट्स मिलते हैं। अब उन राइट्स को हम उस टाइम पे क्या कह रहे थे, उन राइट्स को हम जो है दीवानी राइट्स कह रहे थे। ठीक है, तो दीवानी राइट्स क्या है, दीवानी राइट बेसिकली इट वाज द रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स, सो इट विल गिवन टू द ब्रिटिशर्स फॉर द रूलिंग द कंट्री इन इंडिया, सो दे गॉट द दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स वर बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द basically that they will get the trade monopoly, they will get the civil, they will get the military affairs monopoly on to country rule in India. Okay, so East India Company got the Diwani rights, that is referred to as the revenue collection right, in which state, in the states of were the Bihar, Bengal and Odisha. So these are the three states in which the East India Company were got the Diwani rights. So this is about that the how East India Company were involved in the historical background for framing, responsible for framing our India's constitution. Okay, अब इसके बाद जो है ये तो था रिगार्डिंग हमारा कंपनी रूल। तो कंपनी रूल जो है हमारा स्टार्ट हुआ था 1773 से। ठीक है, तो इनिशियल डेज में हम देखेंगे कि जब 1600 एडीज के टाइम पीरियड पे ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे, तो वो ट्रेड करने के पर्पस से आए थे, रूल करने के पर्पस से नहीं आ रहे थे। उन्होंने रूल कब करना स्टार्ट किया, रूल करना स्टार्ट किया उन्होंने एट द टाइम period of the 1773s, and from time period of 1773 till to the time of the 1858 they rule our country of India, and that rule our country of India by under the principles of the company.
ठीक है। तो कंपनी रूल हैज बीन टेकन प्लेस इन दी 1773 to 1858, while after that the company rule has been abolished. The Queen Elizabeth were not able to granted the monopoly license to trade in commercial purpose in India, while the crown rule has been started in the after the first war of independence has been take place in the country India, and in at the time period of the 1858 to the time period of the 1947, the crown rule has been started in country of India. ठीक है। तो the main principle to started the crown rule in country of India was that the after the first war of independence that has been took place in country of India, that was the main point, that was the origin of the started the crown rule. ठीक है। उससे पहले आप देखेंगे जब भी हमारा कंपनी रूल चल रहा था तो कंपनी रूल हमारा इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा था। वो जो है ट्रेड के पर्पज से आए थे, ट्रेड हमारा कर रहे थे इंडिया के अंदर, लेकिन उनका ड्रॉबैक ये था कि हमारे यहाँ पे जो है 1857 के टाइम पीरियड पे हमारी जो है इंडिपेंडेंस की जो है हमारी वॉइस जो है अराइज होने लगी थी, और ये जो वॉइस है अराइज होने के लिए तो क्राउन रूल हमारा इस्टेब्लिश्ड होना पड़ा इंडिया के अंदर। ठीक है। तो आप ये भी देखेंगे जब हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जब हमारे 1857 के अंदर हमारा रूल फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, और यानी कि 1857 पीरियड टाइम पीरियड था जब हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। उस टाइम पे जो मैनी लीडर्स थे तो वो जो है बेसिकली एज दी वर्क कर रहे थे एज दी रेडिकल। आप यू ऑल वर फेमिलियर विद द टर्म ऑफ द लिबरल एंड द रेडिकल। तो रेडिकल्स हमारे ऐसे वर्क कर रहे थे और उनका मेन प्रिंसिपल था कि हमारा जो है ब्रिटिशर्स से जो है जो भी हमारी इश्यूज़ हैं वो हमारे ब्रिटिशर्स तक नहीं पहुंच पा रहे थे उस टाइम पीरियड पे, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए इंडिपेंडेंस की वॉइस अराइज हुई थी एट द टाइम पीरियड ऑफ द 1857। ठीक है। और उस टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि हमारा यदि हम इंडिपेंडेंस ले भी लेते हैं एट द टाइम पीरियड ऑफ द 1857, सो वी वर नॉट एबल टू दी फॉर्मेशन ऑफ द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा नहीं बन पाता यदि हम एट द टाइम पीरियड ऑफ द वी विल टेक द इंडियाज इंडिपेंडेंस, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ वेरी नेसेसरी टू फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड इट इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रियम्बल ऑल्सो। ठीक है। तो प्रियम्बल का फॉर्मेशन नहीं हुआ था उस टाइम पीरियड पे, तो ये भी हमारा एक मेन ड्रॉबैक था कि हमारी जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी फेलियर रहा था। उसका ड्रॉबैक ये रहा था क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं हुआ था। ठीक है। और वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम क्यों नहीं हो रहा था उस टाइम पीरियड पे, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि हमारे जो ब्रिटिशर्स वो एंगेज थे इंडिया के अंदर रूल करने के अंदर, तो उसके अंदर उन्होंने हमारे जो मेंबर्स थे, वेदर इट वाज दी एडिशनल मेंबर और वी कैन से दी ऑफिशियल्स मेंबर और दी वी कैन से दैट दी नॉन ऑफिशियल्स मेंबर, इनको जो है राइट्स नहीं दिए थे, इनको इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे ऑफिशियल काउंसिल एंट्री में। और वो काउंसिल एंट्री कौन कौन सी थी? वो काउंसिल एंट्री थी हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल एंट्री एंड दी एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंट्री। तो उनके अंदर हमारा इंडियंस का पार्टिसिपेशन नहीं था। क्योंकि इंडियंस का पार्टिसिपेशन नहीं था तो वहाँ पे हमारे इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो सकते थे। इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो सकते थे तो वहाँ पे हमारा वोटिंग राइट भी हमको नहीं मिल रहा होता। ठीक है। तो वो क्योंकि वोटिंग राइट भी यहाँ पे हमको नहीं मिलता, इलेक्शन भी कंडक्ट नहीं होते, इलेक्शन कंडक्ट नहीं होते, तो यहाँ पे हमारा बेसिकली हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी नहीं हो रहा होता। ठीक है। सो दीज वर ऑल द टर्म वी विल डिस्कस लेटर एज वी मूव फर्दर इन दिस वीडियो एंड यू ऑल आर familiar with these terms. What is the universal adult franchise? How will the election takes place in India? How will the council entries has been emerged in India? And how will the emerging the non-official member and the official member in the legislative council and the executive council? You all were familiar with these terms as we move further in this video, because we will discuss about the regulating acts, Pitt's India Act and the Act of Settlement. ठीक है। So these all were the terms that we will discuss later as we move further in this video. Now we see that as I told you earlier that the company rule started from the 1773s in the history as we refer to the historical background of the India's constitution. That company rule started in the 1773s to the 1858, while the crown rule has been started from the 1858 to the 1947, and the East India Court the Diwani rights from the after the when the battle in the Battle of Buxar at the time period of the
1764 and Diwani rights will got the in the state of Diwani rights will get in the state of the Bihar, Bengal and the Odisha. Okay, so officials were engaged in the corruption and became wealthy, but East India Company it started incurring losses. तो मैंने आपको बताया था कि ऑफिशियल्स जो थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स के, यहाँ पे हमारी बात हो रही है ऑफिशियल से, तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे वो हमारे अब एंगेज होने लगे थे करप्शन के अंदर, क्योंकि और वो वेल्दी भी हो रहे थे, क्योंकि दीज द ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर टेकिंग ब्राइब्स और दी टेकिंग प्रेजेंट्स फ्रॉम द नेटिव्स इंडियंस एज दे वर मेन प्रिंसिपल फॉर द रूलिंग ऑफ कंट्री इन इंडिया फॉर द ट्रेड पर्पसेस. So the East India Company start in the goes into the losses. तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे हमारी लॉसेस के अंदर जा रही थी. अब आप देखेंगे, क्योंकि कोई भी कंपनी यदि लॉसेस में जा रही होती है तो उसको उस लॉसेस को फुलफिल करने के लिए उसको लोन लेना पड़ता है. तो सिमिलरली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ पे ही यही सेम वर्क करा. तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, क्योंकि वो लॉस में जा रही थी, ऑफिशियल्स एंगेज हो रहे थे करप्शन में और वेल्दी होते जा रहे थे. ठीक है, तो प्रेजेंट लेने से तो उन्होंने काम करा कि लोन लेना स्टार्ट किया. अब लोन किससे स्टार्ट किया, लोन लेना स्टार्ट किया जहाँ से वो आए थे. बेसिकली उनका ओरिजिन कहाँ पे था, यूरोपियन से. तो यूरोपियन के अंदर जो हमारी उस टाइम पीरियड पे जो हमारे वायसरॉय थे, हम कह सकते हैं हायर अथॉरिटी थी, उनसे लोन लेना स्टार्ट किया. 1600 के टाइम पीरियड्स पे जो हमारी हायर अथॉरिटी यूरोपियन में वो थी हमारी बेसिकली क्वीन एलिजाबेथ. ठीक है, क्यों, बिकॉज द क्वीन एलिजाबेथ ग्रांटेड द परमिशन फॉर द ट्रेड पर्पसेज एंड गिव द परमिशन ऑफ द मोनोपोली लाइसेंस to trade the country in the India, while at the time of the after the battle of Buxar has been takes place, they got the Diwani rights. Official were engaged in the corruption, and while the official were engaged in corruption, they need to take loan from the higher authority of the that will situated in the country of the London, or we can say that where they will come from the Britishers. Okay, सो ये हम देखेंगे, यही भी हमारा सिमिलरली मेंशन है रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर. तो रेगुलेटिंग एक्ट हमारा स्टार्टेड होता है अब 1773 से, और इसका मेन प्रिंसिपल था बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट का, जो भी हमारे ऑफिशियल्स करप्शन में इन्वॉल्व थे उनको हटाना. ठीक है, उनको जो है करप्शन से निकालना हमारा प्रिंसिपल था, और उसको निकालने के लिए हमारी जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल की एंट्री हुई थी उस टाइम पीरियड पे. एग्जीक्यूटिव काउंसिल की एंट्री के अंदर 4 मेंबर्स हमको जो है अपॉइंट किए गए थे, और वो अपॉइंटेड हुए थे हायर अथॉरिटी से. और वो हायर अथॉरिटी कौन थी उस टाइम पीरियड पे, वो थी हमारी गवर्नर जनरल. ठीक है, तो ये जो है, और वो जो गवर्नर जनरल था हायर अथॉरिटी, वो इन्फॉर्म्ड करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को. सो यू विल ऑल सी दैट व्हाट आर द कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स, व्हाट आर द बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल. दीज ऑल वर मेंशन एज वी मूव अहेड फर्दर इन दिस वीडियो, एंड दीज वर मेंशन इन द पिट्स इंडिया एक्ट इन द 1784. ओके, तो आप जान गए, जैसा कि मैंने आप बताया. तो रूल हमारा जो इंडिया में कंटिन्यूड हो रहा था, रूल हमारा कंटिन्यूड हम कह सकते हैं तब तक था, वेदर इट इज द क्राउन रूल और द कंपनी रूल. इट विल till the India got independence, the rule will be continued, because first the company rule has been started in the country of India, after that the crown rule has been started in the country of India. ठीक है, with we got the independence, we need to frame our constitution. To frame our constitution, we need to formation of the constitution assembly. Before we need to get the entry in the constitution assembly, we need to formation of the preamble also. To framing the preamble also, we need to passes acts which in the favor of the Indians. So we passes acts like regulating act, Pitt's India act, act of settlement, charter acts, and ठीक है. सो while to continue in this acts, we need to passes rules regulation in this act which in the favor of the Indians to framing our constitution, to framing the India's constitution. ठीक है, ये सब हमारा मेंशन है रेगुलेटिंग एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट में, एक्ट्स ऑफ सेटलमेंट में, और हमारा चार्टर्स एक्ट में. ठीक है, तो चार्टर एक्ट हम बात करेंगे. चार्टर एक्ट कितने टाइप के होते हैं. चार्टर एक्ट हमारे बेसिकली 4 चार्टर एक्ट्स हमारे जो हैं पास किए गए थे, एंड द फर्स्ट वन चार्टर एक्ट इज बीन पास्ड इन दी 1773, and this goes into the 1833. After that the 20 years the monopoly license has been evolved, or we can say that the monopoly license has been emerged or evolved after that every 20 years.
ठीक है। तो मोनोपोली लाइसेंस क्या है? मोनोपोली लाइसेंस हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स पर्पसेस का लाइसेंस है। तो ये तो था हमारा रिगार्डिंग चार्टर एक्ट। तो अब बात कर लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की। और मैंने आपको बता ही दिया कि जो भी एक्ट हमारे पास हो रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, चार्टर एक्ट हो गया, ये हमारे रेस्पॉन्सिबल थे इंडियाज की कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, ताकि इंडियाज की वॉइस जो है, इंडियाज के लोकल इंडिविजुअल की वॉइस जो है, लोकल अथॉरिटी की वॉइस जो है, वो हमारी हायर अथॉरिटी, यानी उस टाइम पीरियड पे हायर अथॉरिटी किसे कह सकते हैं हम, उस टाइम पीरियड पे जो हमारी हायर अथॉरिटी वो थी हमारे ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स तक हमारी ये वॉइस पहुंच सके, इसलिए हमारी जो है एक्ट्स को पास किया जा रहा था। ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज द मेंशनिंग इन द रेगुलेटिंग एक्ट. So regulating act was started in the at the time period of the 1773s. The East India Company demanded loans from British government. So why the East India Company demanded loans from the British government? So East India basically demanded loans from the British government because they are members of the East India Company. The officials of the whether it is the administrative officials or the political officials or the trade officials, these all were engaging in the engage in the corruption and became wealthy to take the present and bribes from the Indians. ओके सो तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को लोन्स की डिमांड पड़ी ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट यहाँ पे हमारी स्टेप इन हुई एंड वांटेड टू रेगुलेटेड द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट अब यहाँ पे इन्वॉल्व होती है और वो क्या करती है, वो एक्ट्स पास करती है। जिस एक्ट्स में मेंशन होता है रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर, वो रेगुलेटिंग एक्ट पास करती है। और इस रेगुलेटिंग एक्ट में मेंशन होता है कि जो भी हमारे तुम्हारे यानी कि ट्रेड मोनोपोली के लाइसेंस होंगे वो हमारे रिन्यू किए जाएंगे और उनको हम चेक कर रहे होंगे कि कहीं आप जो है इस करप्शन के अंदर इन्वॉल्व तो नहीं है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे हमारे इश्यूज जो हैं अराइज हो रहे हैं उनको चेक करेगी ये कंपनी। ठीक है, उनको देख रही होगी और जो भी हमारे एक्ट्स जो रेगुलेट हो रहे हैं उनको रिन्यू करने के लिए जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट इन्वॉल्व हुई। सो दे पास्ड रेगुलेटिंग एक्ट 1773 टू मैनेज एंड रन दी अफेयर्स ऑफ द कंपनी। इसीलिए जो है हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ जो कि हमें बताता है कि हाउ विल दी ईस्ट इंडिया कंपनी विल रन दी अफेयर्स इन द कंट्री ऑफ द इंडिया। ठीक है, दैट्स वाज द मेन रीजन फॉर पासिंग द रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, आफ्टर दैट वी सी द इम्पोर्टेंस ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट। तो इम्पोर्टेंस क्या थे रेगुलेटिंग एक्ट के, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हम सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो फर्स्ट स्टेप लिया, एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ द 1773, तो फर्स्ट स्टेप लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल एंड रेगुलेट का अफेयर्स को टू ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। सेकेंड स्टेप वाज टू reorganized or we can say recognized the political and administrative function of the company। कंपनी के जितने भी पॉलिटिकल फंक्शंस थे, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे, जो ऑफिशियल्स हमारे इन्वॉल्व हो रहे थे करप्शन में, उनको चेक करने के लिए, उनको बैलेंस करने के लिए, इसलिए जो है हमारा बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया गया। एंड थर्ड मेन इंपॉर्टेंस वाज फॉर द रेगुलेटिंग पासिंग द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ द 1773 इज अबाउट दैट इट विल लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ओके, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा इंडिया के अंदर फ्रेम था उसकी फाउंडेशन को बनाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया गया था। दिस इज रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द पासिंग ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट इन द टाइम पीरियड ऑफ द 1773s। Okay, let's see the features of the regulating acts. So what are mentioning in the features of the regulating act? कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का यहाँ पे आप देखेंगे कि कंट्रोल आ गया था एक्टिविटीज़ के अंदर जो हमारी कंपनी कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी हमारी इंडिया के अंदर ट्रेड फंक्शन कर रही थी उसके अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल आ गया था। और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल क्यों आया ये मैंने आपको बता ही दिया, ये आप अब तक समझ गए होंगे। वो इसलिए आया क्योंकि जो हमारे ऑफिशियल्स मेंबर थे कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो इन्वॉल्व हो रहे थे करप्शन के अंदर और वो वेल्दी होते जा रहे थे, इसलिए जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल आ गया था कंपनी के अंदर। ठीक है, सेकेंड वन इज पॉइंट इज अबाउट द फ्रेमिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सो बेसिकली एग्जीक्यूटिव काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ
वो हमारा 4 मेंबर्स का था, जो कि असिस्ट करता था गवर्नर जनरल को, और गवर्नर जनरल है यहाँ पे हायर अथॉरिटी, ठीक है। तो 4 काउंसिल्स, हाँ काउंसिल की यहाँ पे एंट्री होती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, जिसके अंदर 4 मेंबर होते हैं, वो असिस्ट करते हैं गवर्नर जनरल को। ये हमारे 4 मेंबर जो हैं ये हमारे इन्फॉर्म्ड करते हैं कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कुछ नहीं है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं हमारे बेसिकली दैट वन इज दी which are being in the power of the political power, or we can say a board of control were the which are involved in the administrative power, ठीक है। तो courts of director are involved in the powers, ठीक है। ऑफिशियल प्रोहिबिट now that was the time in the regulating act, the main principle behind to passing the regulating act was to that the officials, British officials were prohibited टू टेक दी प्रेजेंट एंड ब्राइब्स फ्रॉम एंगेज इन प्राइवेट ट्रेड्स। जो वो ट्रेड कर रहे थे इंडिया के साथ, उसके अंदर जो है ऑफिशियल्स मेंबर जो थे ब्रिटिशर्स के, वो हमारे अब प्रोहिबिटेड हो चुके थे प्रेजेंट लेने से। ये मेन प्रिंसिपल था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट को पास करने का। In the time period of the 1773, the Warren Hastings became the first Governor General of the Bengal, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पे हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे। और बंगाल क्यों बने थे? बंगाल मैंने आपको बता दिया क्योंकि बंगाल के अंदर हमारे पोर्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड हुए थे, ठीक है। तो हमारे पोर्ट्स कहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हुए थे? पोर्ट्स हमारे एस्टेब्लिश, फर्स्ट पोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन दी 1619 इन दी सूरत, उसके बाद बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता, ठीक है। तो ये हमारे पोर्ट एस्टेब्लिश्ड हुए थे। पोर्ट एस्टेब्लिश होने के बाद हमारी जो है ट्रेड, यानी कि ट्रेड एस्टेब्लिश्ड होने के बाद हमारे पास पॉलिटिकल पावर आई। पॉलिटिकल पावर आने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आई। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आई तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हमारे अपॉइंट हुए थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट was established in the Calcutta. So first time the Supreme Court was established in the Calcutta। और ये आप देखेंगे ये जो हमारा कोर्ट था जो कि हमारा established हुआ था, so Supreme Court was basically established in the Calcutta, ठीक है। तो फर्स्ट कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन दी कैलकाटा वाज दी सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हमारा कोर्ट था कैलकाटा का, इसको हम कह रहे थे फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट तो जो कोर्ट हमारा एस्टेब्लिश हुआ था कैलकाटा में, उसी को हम फेडरल कोर्ट कह रहे थे। और फेडरल कोर्ट उसको ही हमने आगे जाके शिफ्ट कर दिया था दिल्ली कोर्ट के अंदर, जो कि हमारा है 1912 के अंदर हमने जो है दिल्ली के अंदर अपना कैलकाटा का जो कोर्ट है उसको शिफ्ट कर दिया था 1912 के अंदर। ओके, सो दिस वाज रिगार्डिंग दैट द फेडरल कोर्ट, हाउ द फेडरल कोर्ट वाज बीइंग emerged in the at the time period of the Britishers, ठीक है। Now we move ahead to the discussions of the significance of the regulating act। तो regulating act का significance यहाँ पे हमारा क्या था ये देखेंगे हम। तो British government recognized that the East India Company to perform activities other than commerce like political and administrative activities। तो यहाँ पे हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो रिकॉग्नाइज कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसकी एक्टिविटीज़ क्या क्या परफॉर्म हो रही थी, और जो है हमारे कॉमर्स एक्टिविटीज़ को देख रही थी, और जो है हमारी इन्वॉल्व थी हमारी रिगार्डिंग द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज। दीज ऑल वर्क अंडर द पावर ऑफ द ब्रिटिश कंट्रोल एंड, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वर कंट्रोल द पावर ऑफ द एक्टिविटीज़ लाइक कॉमर्स, ट्रेड, पॉलिटिकल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। दिस एक्ट गवर्नेंस कंट्रोल टू ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी। तो ये जो एक्ट था बेसिकली गवर्नेंस का, वो हमारा कंट्रोल करने था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपनी के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग द रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट आप समझ गए होंगे, एक बार मैं क्विकली समराइज कर देता हूँ क्या था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर। तो रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर था हमारे जो भी ब्रिटिशर्स ऑफिशियल एंगेज थे करप्शन के अंदर, जो भी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ऑफिशियल्स जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के वो इन्वॉल्व हो रहे थे करप्शन के अंदर, और वो जो है प्रेजेंट और ब्राइब्स ले रहे थे, हम कह सकते हैं इंडियन से। तो उनको जो है करप्शन से निकालने के लिए
हमारा रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था और ये पास किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे क्यों इन्वॉल्व हुई? द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड टू इन्वॉल्व ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज टू एंश्योर दैट द ऑफिशियल्स वर नॉट एंगेज्ड इन any corruption activities or became wealthy by taking the present advice from the Indians. So this was the main principle. After that, the executive council were also established in the regulating act, whether the total 4 member assets were the governor general, and governor general here was the higher authority. The governor general formed these to the courts of director. Courts of director was also comes under the, also we see that in the topic of the Pitt's India Act, whether the courts of director were mentioned and the boards of control were also mentioned. The time period of the regulating act been established was the first governor general has been established. First governor general was became the of Bengal was the वॉरेन हेस्टिंग। उस टाइम पीरियड पे रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम पीरियड पे 1773 के अंदर वॉरेन हेस्टिंग जो है हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल के बने थे। सुप्रीम कोर्ट भी हमारा एस्टेब्लिश्ड हुआ था फर्स्ट टाइम कैलकाटा के अंदर, जो कि हमारे जुडिशरी सिस्टम को देख रहा था, लॉ एक्टिविटीज़ को देख रहा था। ठीक है, जो भी हमारे उस टाइम पीरियड पे हमारे एक्ट्स और रेगुलेशंस पास हो रहे थे उसको परफॉर्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी हमारा एस्टेब्लिश्ड हुआ था कैलकाटा के अंदर, और यही हमारा रेफर्ड होता है आगे चल के एज दी फेडरल कोर्ट, जो कि फर्दर शिफ्ट हो गया था दिल्ली के अंदर 1912 के अंदर। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग द रेगुलेटिंग एक्ट। नाउ वी सी दी डिस्कशन अबाउट द अमेंडिंग एक्ट ऑफ द 1781। तो अमेंडिंग एक्ट के अंदर क्या है? अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के अंदर हम इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, काफ़ी छोटा सा एक्ट है, आइए देख लेते हैं क्या है इसका मेन प्रिंसिपल। तो मेन प्रिंसिपल था इस टू पासिंग द अमेंडिंग एक्ट ऑफ द 1781। आप देख सकते हैं इसके नाम में सजेस्ट है अमेंडिंग एक्ट, तो अमेंड करने का एक्ट था ये। इसे क्यों अमेंड किया गया था? द मेन प्रिंसिपल फॉर द अमेंडिंग एक्ट ऑफ द 1781 दैट व्हाट आर द ड्रॉबैक्स दैट आर कम अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट to ensure and resolve the issues that are generated from the regulating act. This was the, we can say that the main principle of passing of the amending act of the 1781। जितने भी ड्रॉबैक्स थे, जितने भी इश्यूज थे, उनको रिजॉल्व करने के लिए, प्रॉपर सॉल्यूशन देने के लिए अमेंडिंग एक्ट को पास किया गया था 1781 में। और वो जो इशू हमारे जनरेट हो रहे थे वो जनरेट हो रहे थे रेगुलेटिंग एक्ट से, जो कि हमारे रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था 1773 के अंदर। ठीक है, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को ही हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कह सकते हैं। ये हमारा मेंशन है लक्ष्मीकांत पॉलिटी के अंदर, यदि आप उसको पढ़ेंगे तो। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ, इसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है ये। ठीक है, शॉर्टकमिंग्स क्या है इसकी? द एक्ट डिड नॉट डिफाइन द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो क्योंकि हमारा अब तक जो है रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट हमारा फॉर्मेशन हो गया था, तो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मेशन होने के बाद जो है हम कह सकते हैं उसकी पावर अभी तक डिफाइन नहीं हुई थी सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की पावर अभी तक डिफाइन नहीं हुई थी। द सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स ज्यूरिसडिक्शन वर नॉट ईयरमार्क्ड। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और उसकी ज्यूरिसडिक्शन वर नॉट अप टू दी मार्क्ड to define the power of the Supreme Court. ठीक है, even no punishment was mentioned if any official engage in the private trade or corrupt activities। क्योंकि हमने उनको स्टॉप करने के लिए, ऑफिशियल्स मेंबर ऑफ ब्रिटिशर्स को स्टॉप करने के लिए हमने पास कर दिया था रेगुलेटिंग एक्ट, लेकिन फिर भी अभी तक जो है हमारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो हैं हमारे, जो भी इन्वॉल्व थे प्राइवेट ट्रेड के अंदर, करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर, वो भी उनके लिए अभी तक पनिशमेंट हमने रेफर्ड नहीं की थी। ठीक है, ये था रिगार्डिंग द अमेंडिंग एक्ट ऑफ द 1781। ठीक है, तो इसके अंदर हम केवल दो ही मेन प्रिंसिपल हैं याद रखने के अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के अंदर। फर्स्ट प्रिंसिपल वाज दैट द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नॉट डिफाइंड, एंड सेकंड दैट द नो पनिशमेंट वाज मेंशन्ड इफ एनी द ऑफिशियल वर एंगेज इन द करप्शन और द taking bribes, or we can say the involved in the private trade to conduct any corrupt practice। ठीक है,
यहाँ पे पनिशमेंट भी मेंशन नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट की पावर भी मेंशन नहीं थी, ठीक है। दिस इज अंडर द अमेंडिंग एक्ट ऑफ द 1781, ठीक है। नाउ वी मूव हेड टू द फर्दर, दैट इज द पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट क्या है? बेसिकली इट वाज द डिवीजन ऑफ द फंक्शंस, ठीक है। तो डिविजन्स ऑफ फंक्शन से ही आप आगे वी विल डिस्कस लेटर इन नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस दैट द फेडरेशन टर्म अबाउट द फेडरेशन और द फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म भी क्या कहता है? फेडरलिज्म भी हमारा यही कहता है, जैसे कि पिट्स इंडिया एक्ट में हमारा डिविजन्स ऑफ फंक्शन था, तो फेडरलिज्म टर्म में हमारा है डिवीजन ऑफ द पावर। और वो पावर कैसे डिवाइड होती हैं? पावर आप देखेंगे वेरियस लेवल पे डिवाइड्स होती हैं, ठीक है। तो वेरियस लेवल पे कैसे? दैट पावर इज गोज इनटू द हैंड्स ऑफ द विलेज लेवल, आल्सो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल एंड द तालुक विल रेफर टू एज द तहसील, ठीक है। सो यहाँ पे जो है हम बेसिकली कह सकते हैं डिविजन्स ऑफ पावर होता है फेडरलिज्म में, और वी कैन से द फेडरेशन में, व्हाइल द डिवीजन ऑफ फंक्शन वर टेक्स प्लेस इन द पिट्स इंडिया एक्ट। दिस इज मेंशन इन द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ द 1784, ठीक है। और डिवीजन ऑफ फंक्शन कैसे होता है? डिवीजन ऑफ फंक्शन होता है हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल से। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का मेन प्रिंसिपल है कमर्शियल फंक्शन का, व्हाइल दी मेन फंक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज दैट द पॉलिटिकल फंक्शन, ठीक है। दिस इज रिगार्डिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड रिगार्डिंग ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज इन द कमर्शियल फंक्शन। तो ये आप देखेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी हमारा मेंशन है रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर, जो हमने बात की थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्यों मेंशन है? कोर्ट ऑफ डायरेक्शन मेंशन है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर, जो हमें बताता है कि हमने एग्जीक्यूटिव काउंसिल की एंट्री यहाँ पे की थी रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर। टोटल 4 मेंबर यहाँ पैसेज थे जो करते थे गवर्नर जनरल को और इन्फॉर्म दे रहे थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है हमारा बेसिकली कमर्शियल फंक्शन, कमर्शियल एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म्ड होंगी ये सब चेक करता था हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। व्हाइल द बोर्ड ऑफ कंट्रोल सीज दैट हाउ विल द पॉलिटिकल एक्टिविटीज वर बीइंग परफॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ द पिट्स इंडिया एक्ट इन दी दैट वाज पास्ड इन दी 1784, ठीक है। This is regarding the court of directors and the board of control. For the first time, the company territories were called British possessions in India. तो पहली बार जो कंपनी टेरिटरीज थी उनको कहा गया था British possessions in India. It reduced the members in the council to 3. ये हमारा जो है 3 मेंबर को रिड्यूस करके हो गया था काउंसिल मेंबर। आप आगे चल के देखेंगे हमारा फर्दर जैसे हम डिस्कस करेंगे कि हमारे काउंसिल के अंदर एंट्री जो है फर्दर इंक्रीज हो रही थी जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता जा रहा था। इनिशियल डेज में क्या होता है, जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो वो आते हैं एज द पर्पस ऑफ द ट्रेड, बट दे विल रूल आवर कंट्री ऑफ इंडिया आफ्टर द टाइम पीरियड हैज़ बीन टेक्स प्लेस। और वो रूल करते हैं इंडिया की कंट्री को, और रूल करने के साथ साथ इंडिया की कंट्री को जो है काउंसिल में एंट्री भी वो दे रहे होते हैं इंडियंस को। लेकिन अभी तक हमको जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की काउंसिल एंट्री भी नहीं मिली है, ठीक है। तो आप देखेंगे सम चार्टर एक्ट्स में हमको जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर की काउंसिल एंट्री मिली है, लेकिन इन द टर्म ऑफ if we are talking about the Pitt's India Act, the council member entry were reduced to the 3 members, ठीक है। एंड दे वर नॉट द मेंबर्स दैट वर रिड्यूस्ड टू 3, दीज वर ऑल्सो नॉट द इंडियंस, दीज वर द ब्रिटिशर्स मेंबर ऑल्सो। तो ब्रिटिशर मेंबर होंगे काउंसिल के अंदर तो वो ब्रिटिशर्स के फेवर में ही बात करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो हमें अभी सोचना ही नहीं है फ्रेम करने के बारे में, ठीक है। हमें अभी क्या फोकस करना है, हमें अभी फोकस करना है कि काउंसिल की एंट्री यहाँ पे हो गई थी, और वो भी हुई तो वो कैसी हुई, वो हमारी मेंबर्स को रिड्यूस करके हुई, और वो जो मेंबर थे वो हमारे ब्रिटिशर्स ही थे, वो इंडियन मेंबर्स कोई भी नहीं था, ठीक है। वेदर इट इज दी नॉन ऑफिशियल मेंबर और दी ऑफिशियल मेंबर, दिस इज नॉट वर्दी resolve the issue. These were not all the members additional member, these were not responsible to see the solutions or resolve the issue of the
framing our constitution of India. It also ensured disclosure of property by civil military official within 2 months of service. ठीक है, ये हमारे डिस्क्लोजर ऑफ प्रॉपर्टी को भी इंश्योर करता है सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स में जो है विद इन 2 मंथ ऑफ सर्विस. यदि हमने 2 मंथ ऑफ सर्विस प्रोवाइड करी है तो उसके अंदर जो है डिस्क्लोजर ऑफ प्रॉपर्टी को भी मेंशन करता है. कौन सा एक्ट? पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि पास हुआ था 1784 के अंदर. ठीक है. गवर्नर जनरल वाज गिवन टू राइट टू वीटो. तो यहाँ पे हमको जो है गवर्नर जनरल को, जो कि हायर अथॉरिटी होता है, उसको राइट दिया गया था वीटो का. ठीक है. सो दिस इज रिगार्डिंग दी पिट्स इंडिया एक्ट. तो पिट्स इंडिया एक्ट में आपको बस केवल 1-2 पॉइंट ही में याद रखने हैं, और वो कौन से पॉइंट है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर court of director and the board of control. Courts of director were responsible for the commercial functions, and while the board of control were responsible for the political functions. ठीक है. दिस इज एंड दी काउंसिल मेंबर एंट्री यहाँ पे हुई, जो कि रिड्यूस होके हुई 3 मेंबर्स को, और वो जो 3 मेंबर्स थे वो हमारे ब्रिटिशर्स ही थे. ठीक है. नाउ वी मूव हेड टू द डिस्कशंस ऑफ द चार्टर एक्ट. तो चार्टर एक्ट में क्या मेंशन है, आइए देखते हैं, समझते हैं इसके चार्टर एक्ट के अंदर क्या है. तो चार्टर एक्ट को मेंशन करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि हमारे 4 चार्टर एक्ट पास हुए थे. ठीक है. और जो फर्स्ट चार्टर एक्ट था वो हमारा पास हुआ था 1793 से. ठीक है. तो मैं माफ़ी चाहूँगा, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने शायद आपको गलत बता दिया हो 1773 से. ठीक है. तो वो 1773 नहीं है, उसको आप में करेक्ट करके मेंशन कर लीजिएगा जिन्होंने भी करा है 1793. ठीक है. तो 1793 वाज दी फर्स्ट चार्टर हैज़ बीन पास्ड. और इस चार्टर एक्ट में क्या था उसको देखेंगे, हम समझेंगे. उसके बाद जो हमारा सेकंड चार्टर एक्ट पास होता है वो हमारा पास होता है 1813 में. आफ्टर दैट, आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ द 20 ईयर्स, द थर्ड चार्टर एक्ट हैज़ बीन पास्ड इन द टाइम पीरियड ऑफ द 1833, एंड द फाइनल चार्टर एक्ट हैज़ बीन पास्ड इन द 1853. These were all the 4 charter act were passed आफ्टर पासिंग दी 20 ईयर्स. और इन 20 ईयर्स में क्या होता था? इन 20 ईयर्स में जो है हमारी मोनोपोली थी वो हमारी रिन्यू होती थी. ठीक है. ट्रेड करने की एक्टिविटीज़, कंट्रोल करने की एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल पावर एक्टिविटीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एक्टिविटीज़, ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी जो है इन्वॉल्व होती थी और रिन्यू होती थी एवरी 20 ईयर्स में. ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग लाइसेंस इन इंडिया फॉर अनदर 20 ईयर्स. तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो है ट्रेडिंग लाइसेंस मिला था इंडिया के अंदर 20 ईयर्स में, जो कि हमारा एवरी 20 ईयर्स में रिन्यू होता था. ठीक है. The Governor General was given greater control over the presidency of Madras and Bombay. तो फर्स्ट पहले में आप देखेंगे जब हमने बात की थी शुरू के एक्ट्स में, और वो एक्ट्स थे हमारे दैट इज द रिगार्डिंग द रेगुलेटिंग एक्ट. तो रेगुलेटिंग एक्ट में हमारे पास पावर किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास. गवर्नर जनरल उस टाइम पीरियड पे कौन था? वॉरेन हेस्टिंग. एंड वॉरेन हेस्टिंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल एट दैट टाइम. While in the 1793s the Governor General was given the greater control over presidencies of the Madras and Bombay. तो वो वॉरेन हेस्टिंग तो थे, वो तो थे बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल. वाइल यहाँ पे जो है हमारे गवर्नर जनरल जो हैं इसमें ज़्यादा पावर दी गई हैं प्रेसिडेंसीज को, जो कि हैं मद्रास की और बॉम्बे की. Senior company officials were disallowed to leave India without permission. ठीक है. तो सीनियर कंपनी ऑफिशियल्स मेंबर जो थे वो हमारे डिसअलाउड थे इंडिया को लीव करने के लिए बिना किसी यानी परमिशन से, यानी बिना किसी परमिशन के लिए वो जो है इंडिया को लीव नहीं कर सकते. ये हमारा इन्वॉल्व था सीनियर कंपनी ऑफिशियल मेंबर में. ये हमारा सीनियर कंपनी ऑफिशियल मेंबर को नोटिस दिया गया था कि वो इंडिया को लीव नहीं कर सकते जब तक कि उन्हें परमिशन नहीं दी जा सके. और वो इसलिए किया गया था क्योंकि वो जो ऑफिशियल्स मेंबर थे वो हमारे इन्वॉल्व हो रहे थे ट्रेड एक्टिविटीज़ में. ठीक है. तो उनकी ट्रेड एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए, उनके पॉलिटिकल फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए उनको परमिशन नहीं दी जा रही थी इंडिया को लीव करने की. पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ कंपनी वर अंडरटेकर ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. दिस एक्ट आल्सो सेपरेटेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल फंक्शन ऑफ द कंपनी.
ठीक है। तो ये हमारा जो एक्ट है ये हमारा सेपरेट होता है और बताता है कि रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल फंक्शन ऑफ द कंपनी जो है ये हमारे दोनों बोथ दी आर दी सेपरेट टर्म, ठीक है। सो दीज आर दी बोथ सेपरेटेड एंड देयर वर्क फंक्शन आल्सो बीइंग सेपरेटेड, ठीक है। दीज इंक्लूड इन दी चार्टर एक्ट ऑफ द 1793। और आपको इस चार्टर एक्ट में एक बात और ध्यान रखनी है, वो है दैट बेसिकली द कमांडर इन चीफ एट दैट टाइम वाज नॉट द मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही वाज अपॉइंटेड, ठीक है। तो कमांडर इन चीफ जो कि हायर अथॉरिटी होती है बेसिकली ब्रिटिशर्स में, वो जो है हमारी मेंबर नहीं है गवर्नर जनरल काउंसिल की जब तक कि वो जो है अपॉइंटेड नहीं की जाती, ठीक है। तब तक जो है वो हमारी कमांडर इन चीफ हायर अथॉरिटी गवर्नर जनरल काउंसिल मेंबर की नहीं मानी जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट चार्टर एक्ट पास हुआ था 1793 में, सेकंड चार्टर एक्ट वाज पास्ड इन द 1833, थर्ड चार्टर एक्ट हैज़ बीन पास्ड इन द 1833 while the second charter act has been passed in the 1813s and the last charter act that has been passed in the 1853. After every 20 years the monopoly license has been emerged, ठीक है। 1813 चार्टर एक्ट की बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्या मेंशन है, द कंपनी मोनोपोली ओवर द ट्रेड विद इंडिया इन ऑल कॉमोडिटीज एक्सेप्ट टी एंड ओपीएम वाज एबोलिश्ड। तो इसके अंदर मेंशन है जितनी भी हमारी ट्रेड एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, वो हमारी एबोलिश्ड हो गई थी अब तक 1813 चार्टर एक्ट के अंदर एक्सेप्ट 2 ओनली। और वो कौन कौन सी थी, दो वो थी हमारी टी एंड ओपीएम। So tea and opium were the two that these are the two things that were not abolished by in the 1813 Charter Act for the trade purposes. It also give permission to the missionary to come to India and preached their religion. Missionary, ठीक है, तो मिशनरी को यहाँ पे परमिशन दी गई थी ताकि वो इंडिया में आए, ठीक है। मिशनरी यहाँ पे एज दी मिशनरी आर रेफर टू एज दी फॉरनर्स, वो इंडिया में आए और अपने रिलीजन को फ्रीली प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है, और अपने कल्चर को फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। एवरीवन हैज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। दिस वर इन्वॉल्व इन दी 1830 चार्टर एक्ट, ठीक है। At the Britishers time period, the company was required to spend 1 lakh rupees every year on education of Indian in the British territory of India. तो यहाँ पे हमारी कंपनी जो है वो हमारी स्पेंड करती थी 1 लाख रुपीज़ एवरी ईयर एजुकेशन ऑफ इंडिया इन दी ब्रिटिश टेरिटरीज ऑफ इंडिया। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने क्यों स्पेंड किए एजुकेशन के ऊपर अपने पैसे, वो इसलिए किए ताकि इंडियन एजुकेट हो सकें। बट वो इंडियंस को एजुकेट क्यों करना चाह रहे थे, द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड टू एजुकेटिंग इंडियन इज दैट दे बिकॉज दे वांटेड टू इन्वॉल्व इन दी वर्क कल्चर दैट वर परफॉर्म्ड बाय द ब्रिटिशर्स। क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास जो है वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा था, वो हमारे ट्रेड एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व थे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व थे, ताकि उनका वर्क डिवाइड हो सके। और जो वो वर्क है वो हायर अथॉरिटी पे नहीं देते थे इंडियंस को, वो केवल लोकल अथॉरिटी के वर्क ही देते थे, यानी कि जो हमारे स्मॉल पोजीशंस हैं उन्हीं पोजीशंस को जो है वो इन्वॉल्व करते थे वर्क के अंदर, ठीक है। दैट्स वाई दे स्पेंड दी 1 लाख रुपीज़ एवरी ईयर ऑन दी एजुकेशन ऑफ द इंडियंस। सो दिस इज रिगार्डिंग दी 1813 चार्टर एक्ट, ठीक है। नाउ वी डिस्कस दी 1833 चार्टर एक्ट। तो 1833 चार्टर एक्ट जो है ये हमारा सेकंड चार्टर एक्ट है जो कि पास हुआ था आफ्टर द 20 ईयर्स आफ्टर द कंप्लीटेड ऑफ द 20 ईयर्स ऑफ 1830 चार्टर एक्ट। तो इस चार्टर एक्ट में क्या मेंशन है, इस चार्टर एक्ट में मेंशन है दैट इट वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब जो है ब्रिटिशर्स वो हमारे इमर्ज्ड हो रहे थे एज द कैपिटलिस्ट्स, ठीक है। तो वो जो हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कर रहे थे, ठीक है, उनके पास ज़्यादा हम कह सकते हैं रिसोर्सेज आ गए थे, रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करना वो जान रहे थे यहाँ पे अब इंडियंस के में, और इंडियंस से वो अब काफ़ी वाकिफ़ हो गए थे। और उन्हें ये भी पता था कि इंडियंस को कब जो है राइट देना है कब नहीं देना, ठीक है।
तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे क्या करते थे, ब्रिटिशर्स जो है बेसिकली हम कह सकते हैं इंडियंस को कैंडीज प्रोवाइड करते थे। यानी कि जब इंडियंस कहते थे कि हमारे पास ये इशू जो है ये हमारा काफ़ी मेजर हो गया है और इसको आप देखें रिजॉल्व करें, तब ब्रिटिशर्स कहते थे चलो वी विल सी दैट व्हाट नीड टू बी डन टू रिजॉल्व दिस इशू, बट व्हेन दी आफ्टर द टाइम हैज़ बीन पास्ड दे विल नॉट रिजॉल्व द इशू ऑफ द पर्टिकुलरली इंडियंस। ठीक है, दैट वाज द मेन रीज़न फॉर द 1833 चार्टर एक्ट दैट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज़ बीन राइज हेयर which lead to the rise of the new class of industrialist और capitalist। ठीक है, तो ये हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट की न्यू क्लास को राइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस। न्यू पॉलिटिकल फिलॉसफी यहाँ पे दी गई थी, लिबरलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, फ्री मार्केट एंड दी फ्री मार्केट वाज लेड बाय द लेजर फेयर। तो ये हम टर्म देखेंगे, लिबरलिज्म क्या होता है, इंडिविजुअलिज्म क्या होता है, फ्री मार्केट क्या होता है। वी ऑल दीस वर टर्म्स रेफर सी इन दी एज वी मूव अहेड टू द इन द डिस्कशंस ऑफ द फर्दर वीडियोस। मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टर्मिनेटेड। ठीक है, तो अब जो है हमारी मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो हमारी टर्मिनेटेड होती जा रही थी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। यानी कि जो वर्क था हम कह सकते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास उसको ज़्यादा वर्क अब दे दिया गया था। ठीक है, वो हमारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो अब हमारी हायर अथॉरिटी बन गया था। पहले भी वो हम हायर अथॉरिटी कहेंगे उसे, लेकिन वो पहले हायर अथॉरिटी थी स्टेट की, नाउ इट बिकेम दी कंट्री। ठीक है, हायर अथॉरिटी ऑफ कंट्री। तो अब गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बन गया था। 6 न्यू मेंबर वर एडिड इन दी, और ये जो मेंबर्स एडिट हुए हैं ये कहाँ पे एडिट हुए हैं, ये हमारे एडिट हुए हैं काउंसिल एंट्री के अंदर। आप देखेंगे कि हमारे शुरू के एक्ट्स में जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट में हो गया तो वहाँ पे हमारे, और वी रेफर टू एज द टर्म ऑफ द पिट्स इंडिया एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, तो वहाँ पे हमारा क्या था, वहाँ पे जो हमारे काउंसिल की एंट्री थी वो हमारी रिड्यूस होकर के 3 हो गई थी। यानी कि जो मेंबर्स थे वो हमारे रिड्यूस होकर के 3 मेंबर्स हो गए थे, जबकि यहाँ पे हमारे जो हैं न्यू मेंबर्स एडिड हुए हैं। और वो न्यू मेंबर्स कितने हैं, वो हमारे न्यू मेंबर्स हैं 6 न्यू मेंबर वर बीइंग एडिड। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो हमारा अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ब्रिटिश इंडिया बन गया था। ऑल द पावर्स दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, सिविल एंड मिलिट्री वर सेंट्रलाइज्ड इन दी गवर्नर जनरल काउंसिल। जितनी भी पावर दी गई थी, वेदर इट इज़ दी एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, सिविल, मिलिट्री, वो हमारी सारी सेंट्रलाइज्ड हो करके गवर्नर जनरल काउंसिल्स के पास आ गई थी। ठीक है, तो गवर्नर काउंसिल के पास हमारी सारी सेंट्रलाइज्ड पावर आके आ गई थी, वेदर इट इज़ दी एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। ठीक है, तो ये आपने कहाँ देखा था, जो हमने बात की थी बेसिकली हमारे रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर। तो रेगुलेटिंग एक्ट में भी क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट में भी हमने बात की थी कि हमारे जो हमारा ट्रेड हो रहा था वो किस किस पर्पस से, ट्रेड के अलावा जो हमारे मेन एक्टिविटीज़ थी वो थी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव, सिविल एंड द मिलिट्री अफेयर्स। अब यहाँ पे जो है हमारी फाइनेंशियल भी टर्म जुड़ गई है गवर्नर जनरल काउंसिल के एंट्री के अंदर। ठीक है, गवर्नर जनरल्स फंक्शन वाज सेपरेटेड इनटू लेजिस्लेटिव फंक्शन एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो गवर्नर जनरल का फंक्शन है वो हमारा सेपरेट हो गया था अब ये लेजिस्लेटिव फंक्शन में और एग्जीक्यूटिव फंक्शन में। तो लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में क्या है, बेसिकली द मेन डिफरेंस बिहाइंड इन द लेजिस्लेटिव फंक्शन एंड द एग्जीक्यूटिव फंक्शन वाज दैट दे नीड टू ensure the checks of balances, and the term of the checks of balances was to ensure that whether the power of the executive or whether the power of the legislative was not goes into the one hand or was not accumulated into the one hand. They need to divided everyone in which is involved in the legislative function or everyone which is involved in the executive function need to check their own power, need to perform their own duties. This will mention in the checks of balances. ठीक है,
लेजिस्लेटिव फंक्शंस गिव राइज टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो लेजिस्लेटिव फंक्शन यानी कि जो भी हमारा फंक्शन है लॉ को बनाता है, बेसिकली फंक्शन विच इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑफ द लॉ विल गिव राइज टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उस टाइम पीरियड पे हमारी, हम कह सकते हैं पार्लियामेंट, ठीक है। तो लॉ बनेंगे और वो राइज करते हैं पार्लियामेंट को। और मैंने आपको बताया था कि शुरू में जब हमारा कोर्ट एस्टेब्लिश्ड हुआ था, और वो फर्स्ट टाइम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड कहाँ हुआ था, आपको ध्यान रखना है, दिल्ली में एस्टेब्लिश्ड नहीं हुआ था, कलकत्ता में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। और उस कोर्ट को हम कहते थे कलकत्ता में एस्टेब्लिश हुआ था, उसको हम आगे चल के कहेंगे फेडरल कोर्ट, ठीक है। और बाद में वो शिफ्टेड होकर के हो गया था दिल्ली के अंदर 1912 के अंदर, ठीक है। तो उसी के अंदर हमारा पार्लियामेंट भी इंट्रोड्यूस्ड होता है, आप देखेंगे। द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल एडेड ए फोर्थ मेंबर दैट इज द लॉ मेंबर फॉर द लेजिस्लेटिव पर्पसेस विच इज वाज मैकेले। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल जो है यहाँ पे हमारा फोर्थ मेंबर एडेड होता है जो कि हमारा लॉ मेंबर है, लेजिस्लेटिव पर्पस वाज दी मैकेले। अब यहाँ पे फोर्थ मेंबर की हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी हमने पढ़ी थी। फोर्थ मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहाँ पे हमारी अपॉइंट हुई थी? टोटल 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हमारी रेगुलेटिंग एक्ट में भी जो है पास्ड हुई थी, जिसके अंदर हम गवर्नर जनरल को असिस्ट कर रहे थे। और वो जो गवर्नर जनरल है वो हमारी इन्फॉर्म्ड कर रहा था कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर को। कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर जबकि रेस्पॉन्सिबल हैं हमारे, बेसिकली वी कैन से दैट दी कमर्शियल फंक्शंस के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है रेगुलेटिंग एक्ट में। उसी से हमारा यहाँ पे मेंशन है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल एडेड ए फोर्थ मेंबर जो कि हमारा लॉ मेंबर है फॉर द लेजिस्लेटिव प्रॉपर पर्पसेस एंड दैट मेंबर वाज द लॉर्ड मैकुले। तो लॉर्ड मैकुले वाज आल्सो बिकेम द फर्स्ट लॉ मेंबर। तो एट द टाइम पीरियड ऑफ द चार्टर एक्ट्स लॉर्ड मैकुले बिकेम द फर्स्ट लॉ मेंबर। A law commission was constituted for the consolidating law commission was constituted for consolidating, codifying and improving Indian laws। तो ये जो लॉ कमीशन बनाया था ये हमारा बनाया था जिसके कारण हम जो है बेसिकली हम कह सकें जो हमारे इंडियन के लॉज हैं उनको इम्प्रूव कर सकें, उनकी जुडिशल फंक्शंस को इम्प्रूव कर सकें, जुडिशल के सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें, जुडिशली रिव्यू देख सकें, ठीक है। तो इसलिए हमारा लॉ कमीशन को फॉर्म्ड किया गया था। अब यहाँ पे आप समझेंगे आगे चल करके कि जुडिशल रिव्यू सिस्टम क्या होता है, जुडिशल फंक्शन क्या होता है। सो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने रेफर्ड किया था वेरियस अदर कॉन्स्टिट्यूशन अदर कंट्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से भी। तो वेदर इट वाज द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, इनसे जो है हमने अपनी जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फॉर्म किया है और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया है। तो यहाँ से हमने कुछ कुछ टर्म्स ली हैं किसी किसी जगह से, जैसे हमने जुडिशरी रिव्यू सिस्टम लिया है, जुडिशरी सिस्टम लिया है कहाँ से? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो जिसके अंदर हमारा मेंशन है जुडिशरी रिव्यू सिस्टम के अंदर कि हम जो राइट्स एक्ट्स वर्क बनाते हैं तो वो हमारे रेगुलेट होते हैं। जो हमने यदि हमने कोई एक्ट पास किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो हमारा पहले जो है रिव्यू होगा बाय द जुडिशरी सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। ये मेंशन है हमारा जुडिशरी के अंदर, ओके। सिविल सर्विस वाज अपॉइंटेड फॉर ऑल बट इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड। तो यहाँ पे हमारी जो सिविल सर्विसेज थी ये भी हमारी ओपनड हुई थी सभी के लिए, लेकिन ये हमारी हम कह सकते हैं इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी। अभी जो है इंडियंस को राइट नहीं दिया गया था सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट करने का। तो ये आपको ध्यान रखना है। यूरोपियन इमिग्रेशन वाज अलाउड, therefore it is legalized the European colonization of India।
तो यूरोपियन इमिग्रेशन, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं इमिग्रेशन से, आप जानते ही हैं इमिग्रेशन का क्या मतलब क्या होता है, फॉरेनर टू कम एंड बाय लैंड इन अवर कंट्री, यानी कोई भी फॉरेनर यदि हमारे इंडिया कंट्री में अंदर आता है, और आप देखेंगे उस टाइम पीरियड पे वेरियस हमारे जो हैं फॉरेनर रह रहे थे, वेदर इट वाज दी एंग्लो इंडियंस और दी यूरोपियंस, क्रिश्चियंस, दीज ऑल वर लिविंग इन द कंट्री ऑफ द इंडिया फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक द ट्रेड पर्पसेस, ठीक है, और देयर ओन नेसेसरी कंडीशंस, ठीक है, तो उस पे बेसिस पे वो हमारे कंट्री इंडिया के अंदर रह रहे थे, एंड वाज उनको अलाउड किया गया था दैट दे लीगलाइज्ड द यूरोपियन कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, वो यूरोपियन की कॉलोनाइजेशन को इंडिया की जो है कॉलोनाइज कर सकें, इसलिए जो है वो उनको परमिशंस दी गई थी, दे यूरोपियन इमिग्रेशन वाज अलाउड, देयरफॉर इट लीगलाइज्ड द यूरोपियन कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि यूरोपियन इमिग्रेशंस को परमिशंस ग्रांटेड की गई थी, इसलिए जो है हमारा यूरोपियन कॉलोनाइजेशन हुआ इंडिया के अंदर, ठीक है। 6 एडिशनल मेंबर वर एडेड इन दी काउंसिल, तो आपको ध्यान रखना है पहले इनिशियली दी एडिशनल मेंबर जो है दे वर रिड्यूस टू दी 3, फर्दर दे वर फर्दर नाउ दे वर additional member increased to the 6 member, out of which the 4 legislative member were the appointed by the local government of Bengal, Agra, Madras and the Bombay. So this is regarding in the 1833 Charter Act. Now we see the last Charter Act of the 1853, ठीक है। तो 1833 आप चार्टर एक्ट समझ गए, इसमें 2-3 पॉइंट्स ही आप याद रख सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारा फर्स्ट टाइम है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दैट विल राइज टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ से हमारा राइज होता है 1833 चार्टर एक्ट के अंदर। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारा यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो हमारा बन जाता है गवर्नर जनरल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। दो सेपरेटेड पावर डिवाइड होती है लेजिस्लेटिव फंक्शन की और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की। लॉर्ड मैकेले जो है हमारा फर्स्ट लॉ मेंबर बनता है, क्योंकि जो है हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जो कि हमारी गवर्नर जनरल की हैं उसके अंदर जो है हमारे लॉ मेंबर को एडिट किया गया था, जो कि हमारा मैकेले लॉर्ड मैकेले वाज द फर्स्ट लॉ मेंबर also, that was, and the further point of discussion is about that the civil service exam was opened for all but it was not implemented। तो सिविल सर्विस एग्ज़ाम भी जो है वो सबके लिए ओपन किया गया था, लेकिन वो अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। दैट्स वर मेंशनिंग इन दी 1833 चार्टर एक्ट। नाउ वी मूव हेड टू द डिस्कशन ऑफ द 1853 चार्टर एक्ट। सो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल टू दी गवर्नर जनरल, ये मैंने आपको बता दिया। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर एंट्री हुई थी हमारी गवर्नर जनरल की। गवर्नर जनरल के अंदर वेरियस मेंबर इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और वो मेंबर्स कैसे हैं, वो हमारे एडिशनल मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेजिस्लेशन बिकेम द सेपरेट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट because the legislation and the executive power and function of governor general was divided. I told you earlier that the legislative powers and the executive powers, whether their functions, these all were the divided, उनको डिवाइडेड किया गया था ताकि उनके पास ज़्यादा वर्कलोड नहीं पड़े एक के पास, इसलिए जो है उनकी पावर्स को डिवाइड किया गया था, उनके फंक्शंस को डिवाइड किया गया था। गवर्नर जनरल वाज रिलीव्ड फ्रॉम द ड्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द प्रोविंस ऑफ बंगाल, सो सेपरेट गवर्नर वाज अपॉइंटेड इन बंगाल। गवर्नर जनरल को जो है रिलीव्ड किया जाता है ड्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, तो प्रोविंस ऑफ बंगाल सो सेपरेट होम गवर्नर अपॉइंटेड बंगाल। तो ये देख लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज अबाउट दैट द लेजिस्लेटिव बिंग वाज नोन एज द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है वो ये है कि जो यहाँ पे हमारे जो मेंबर्स हैं वो हमारे टोटल 12 मेंबर्स हैं अब, ठीक है। इनिशियली द मेंबर्स इन द काउंसिल्स वर रिड्यूस्ड टू 3, नाउ दे वर इंक्रीज टू द 6, फाइनली दे वर इंक्रीज टू दी 12। और आगे चल के आप देखेंगे हम जैसे कि बात करेंगे हमारा आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हैज़ बीन टेक्स प्लेस आफ्टर दी ऑल कंप्लीटिंग द चार्टर एक्ट्स
because the charter acts were completed in the 1853 because the last charter act was passed in the 1853। उसके बाद जो है हमारा क्राउन रूल स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने भी हमारे एक्ट्स पास होते हैं क्राउन रूल के अंदर वो हम रेफर्ड करते हैं इंडियन एक्ट के नाम से, वेदर इट वाज द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट और द इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारे मेंबर्स थे 12 मेंबर्स से उनको भी फर्दर इंक्रीज करके 16 किया पहले, फिर 16 से 60 कर दिया गया, ठीक है। तो ये भी हम आप देखेंगे आगे चल करके। इट इंक्लूडेड गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ, 4 काउंसिल मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल प्लस 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा गवर्नर जनरल भी इन्वॉल्व है, कमांडर इन चीफ भी इन्वॉल्व है, 4 काउंसिल मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल भी इन्वॉल्व है, प्लस 6 लेजिस्लेटिव मेंबर भी इन्वॉल्व हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑल वैकेंसी इन India were to be filled by the competitive exams. Now the question arises that the vacancies in India were filled by the competitive exam or not, but in the discussion of the 1853 Charter Act was ensured that the vacancies in India were to be filled by the competitive exams, ठीक है। Also that the separation of the legislation and execution, ये आप समझ गए, plus 6 new member were added in the 1853 Act. After that ये मैंने आपको बता दिया पॉइंट। सिविल सर्विस थ्रोन ओपन फॉर ऑल इन द टाइम पीरियड ऑफ द 1833 चार्टर एक्ट, ठीक है। तो 1833 चार्टर एक्ट के अंदर जो है सिविल सर्विस को हमारा ओपन कर दिया गया था। अब 1853 के बाद क्या होता है, 1853 के बाद जो है हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है, राइज होती है, और उसके अंदर जो है हमारा बेसिकली 1857 के अंदर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है। उसके बाद जो है इंडिया की, उसके बाद जो है हमारे जितने भी एक्ट पास हुए उसको हम इंडियन एक्ट्स के नाम से रेफर्ड करते हैं। जैसे कि पहला जो एक्ट पास हुआ 1857 के बाद, 1853 के बाद सॉरी, वो था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और ये हमारा अब इंडिया एक्ट क्यों लग रहा है, ये हमारा इंडिया एक्ट नाम इसलिए लग रहा है क्योंकि ये पास हुआ था अब क्राउन रूल के द्वारा। ये अब कंपनी रूल के द्वारा हमारे एक्ट्स पास नहीं हो रहे थे, ये दीज ऑल दी एक्ट वर पास्ड बाय द क्राउन रूल एंड क्राउन रूल वर दी हेडेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड दिस एक्ट, ठीक है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस एक्ट को पास किया था। रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन बिगेन इन इंडिया, तो यहाँ पे जो है हमारा ब्रिटिश क्राउन का रूल स्टार्ट हो गया था इंडिया के अंदर। वायसरॉय वाज अपॉइंटेड एंड वायसरॉय वुड रिपोर्ट टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। Okay, so you need to remember that the viceroy was here given to the name of the higher post of the, or we can say that the higher authority of the Britishers, ठीक है। तो ब्रिटिश क्राउन का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको हम रेफर करते हैं वायसरॉय से। was appointed and वायसरॉय वुड रिपोर्ट टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उसके बाद जो है वायसरॉय रिपोर्ट करता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन वाज टेकन अवे फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से अब ले ली गई थी, ठीक है। तो वो कुछ पावर तो पहले ही ले ली गई थी, जैसे कि हम बात करेंगे कि 1813 में क्या हुआ। तो 1833 में मैंने आपको डिस्कस जब कर रहे थे उस टाइम पे भी बताया था कि हमारी जो है ट्रेड एक्टिविटीज़ जो थी वो हमारी ले ली गई थी ब्रिटिशर से, लेकिन केवल टू थिंग्स वर रिमेनिंग फॉर द ट्रेड पर्पसेस एंड दैट वर द टी एंड ओपीएम। तो टी एंड ओपीएम का जो है कल्टीवेशन तब भी हो रहा था 1813 टाइम पीरियड पे। अब जो है 1858 के टाइम पीरियड पे जो है सारी पावर अब जो है एडमिनिस्ट्रेशन की वो हमारी ले ली गई हैं, किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी से। India shall be governed by the one of the principal secretary of state assisted by a council of member 15 member, ठीक है। तो अब इंडिया जो है हमारा गवर्न होता है बाय वन ऑफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, जो कि असिस्ट करता है काउंसिल मेंबर को। और जो काउंसिल मेंबर हैं वो टोटल अब इंक्रीज करके हो गए थे 15, ठीक है। इनिशियली दे वर रिड्यूस्ड टू 3
further they were increased to the 6, finally they were expansion has been take place and increased to the 12, and further they were also increased to the 15 members in the council. Governor General retained his legal title but he added दी ऑनरेबल वर्ड वायसराय। तो अब जो गवर्नर जनरल था, जैसे हमने बात की थी पहले, क्या था, पहले थे हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर उनको जो है ज़्यादा पावर दी गई, दे विल बिकम दी गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, फाइनली दे विल बिकम दी वायसराय। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है वो गवर्नर जनरल को ही हम जो है वायसराय कह रहे थे, ये हमारा इस पॉइंट में मेंशन है, बिकॉज ही वाज द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, ये क्योंकि ये जो है हमारा ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर था, दैट्स वाई वी रेफर टू एज द वायसराय। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल that were mentioned in the Pitt's India Act, as I discussed earlier, that courts of director has been referred to as the responsible for the commercial function, while the boards of control were responsible for the political functions, were abolished। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि पिट्स इंडिया एक्ट से हमने लिए गए थे वो हमारे अब एबॉलिश्ड हो गए थे, यानी कि हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी एबॉलिश्ड हो गई थी और हमारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी एबॉलिश्ड हो गई थी। किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ तो हमने एबॉलिश्ड कर ही दिया था पहले, जो कि हमारा मेंशन है इस पॉइंट के अंदर, आप देख सकते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से वो हमारी ऑलरेडी ले ली गई हैं। ठीक है, किसमें? 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर। ठीक है, ओके, देयर पावर वाज वेस्टेड इन सिंगल बॉडी नोन एज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया, सो डुअल गवर्नमेंट वाज अबॉलिश्ड। अब डुअल गवर्नमेंट भी आगे चल के हम पढ़ेंगे, डुअल गवर्नमेंट क्या होती है और डायरार्की क्या होती है। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको समझना है कि अभी यहाँ पे इतना केवल कि जो हमारी डुअल गवर्नमेंट है वो हमारी एबॉलिश्ड हो गई थी। जैसे कि डायरार्की का मीनिंग होता है डबल रूल। डबल रूल कैसे परफॉर्म्ड होता है? डबल रूल परफॉर्म्ड होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी कि हम उसके अंदर दो सब्जेक्ट्स बना देते हैं। ठीक है, वेदर इट वाज द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और द रिजर्व सब्जेक्ट, व्हाइल द रिजर्व सब्जेक्ट जो कि हमारे इफ आर टॉकिंग अबाउट द रिजर्व सब्जेक्ट, so these were be responsible by the, or we can say administrated by the governor plus the executive council, while the transferred subject were administrated by the legislative council plus the governor। ठीक है, ठीक है, तो this is regarding the diarchy means double rule। अब बात आती है डुअल गवर्नमेंट की, तो डुअल गवर्नमेंट यहाँ पे एबॉलिश्ड हो गया था 1858 के अंदर। और 1858 के एक्ट को क्या क्या नाम दिया गया था? 1858 के एक्ट का नाम दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, तो इंडिया एक्ट क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया पहले डिस्कशन में। इंडिया एक्ट हम इसलिए कहते हैं कि जितने भी एक्ट हमारे पास हुए थे आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उनको हम सब इंडियन एक्ट के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि वो सारे जो रूल्स हैं वो हमारे पास हो रहे थे किसके द्वारा? यानी कि क्राउन रूल के द्वारा। क्राउन रूल जो है हमारा स्टार्ट हो गया था, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब हमारी एंगेज हो गई थी ट्रेड एक्टिविटीज़ को देखने के अंदर, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को देखने के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को देखने के लिए अंदर ब्रिटिश क्राउन हमारा एंगेज हो गया था, क्योंकि हमारी जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस राइज हो गई थी 1857 के अंदर। वो क्यों हुई? बेसिकली उसका मेनली रिस्पॉन्सिबल था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, बिकॉज इंडियंस वांटेड टू डिमांड दी काउंसिल एंट्री, बट ब्रिटिशर्स वर नॉट एबल टू गिव इन दी इंडियंस वर काउंसिल एंट्री। और आप शुरू में भी देखेंगे कि ब्रिटिशर ने जो काउंसिल एंट्री दी वो हमारी 3 मेंबर्स से ही रिड्यूस करके दी, और वो भी जो 3 मेंबर्स थे वो हमारे शुरू में ब्रिटिशर्स ही थे। उसके बाद उन्होंने फर्दर इंक्रीज करके 6 मेंबर किया, 12 मेंबर किया, 15 मेंबर किया, और आप वी विल डिस्कस लेटर दैट in the council Indian Council Act that they were increased to the 16 members and further they will increase to the 60 member। ओके, 16 से 60 मेंबर किया। ठीक है, ये भी हम देख रहे होंगे। ठीक है, सो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज क्रिएटेड अंडर द एक्ट। तो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का भी
इस एक्ट के अंदर बनाया गया। वी ऑल ट्रीटीज कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज एक्सेट्रा वुड बी बाइंडिंग ऑन द ब्रिटिश क्राउन। जितनी भी हमारी ट्रीटीज थी, कॉन्ट्रैक्ट थी, लायबिलिटी थी, वो सारी हमारे ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ रही थी। दिस इज रिगार्डिंग अंडर द एक्ट ऑफ द 1858। while the mentioning of if we are talking about the office of secretary of state, we will discuss later that this office of secretary of state, or we can say the mainly responsible for the formation of the office of the high commissioner of the India, was established in the London. ठीक है, so this is regarding in this video. In next video we will see the Indian Council Act, and the Indian Council Act was started in the 1861. तो till then कीप लर्निंग। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी की नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर डिस्कशन कर रहे होंगे। तब तक के लिए बाय।